हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपको बता दूं कि आज मैं इस वीडियो में आपको रस छंद अलंकार समझाने वाली हूं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं एकदम सरल तरीके से और सरल भाषा में, ठीक है। और बहुत ही छोटे शब्दों में मैं आपको रस छंद अलंकार पढ़ा दूंगी, ठीक है। और आप चाहे तो उसको टू कॉपी लेकर जाकर परीक्षा में छाप सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीजें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी और आपको कहीं और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फालतू में आप बुक खोल के वीडियो कई सारे वीडियो देखकर अपना समय बर्बाद करते हैं, ठीक है। जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ एकदम सटीक चीज बता रही हूँ, इसको आप लोग बस छाप दीजिए, ठीक है। छाप दीजिए, पूरे के पूरे नंबर ले जाइए। अगर 6 में से 6 न मिले फिर आके कहना कि हाँ 6 में से 6 नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहचानना नहीं कि कौन सा प्रश्न आएगा कौन सा नहीं आएगा। ये जो यहाँ पर कंटेंट लेकर मैं आई हूँ, यहाँ पर कोई यानी कि कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं ये आएगा या नहीं आएगा, सब आएगा, ठीक है। जो मैं यहाँ लेकर आई हूँ सब आएगा। 100% गारंटी है कि सभी पूछा जाएगा, ठीक है। 100% गारंटी है, ठीक है। 80 70 90 कुछ नहीं, 100%। करुण रस की परिभाषा आपके क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा, करुण रस की परिभाषा, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो करुण रस अथवा यहाँ पर दिया गया है, तो आपको या तो करुण रस की परिभाषा और उदाहरण लिखना है या फिर हास्य रस की, ठीक है। एक ही रस का परिभाषा और उदाहरण लिखेंगे तो आपको 1 नंबर परिभाषा के लिए 1 नंबर उदाहरण के लिए दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं आपको इस वीडियो में जो बताने वाली हूँ, इस क्लास में जो पढ़ाने वाली हूँ वह मैं आपको बता रही हूँ। उत्प्रेक्षा को देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये 2 आप पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। काम हो जाएगा मतलब एक ठो, जैसे एक का आप करेंगे, अथवा करके दिया है, अथवा वाले में 1 करेंगे तो 1 नंबर आपको परिभाषा पर दिया जाएगा और 1 नंबर उदाहरण पर। ऐसे ही रोला और सोरठा में भी होगा, ठीक है। 2 नंबर, यानी कुल मिलाकर 6 नंबर हो गए। और 6 नंबर यहाँ से आपके यह वीडियो देखने के बाद 6 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा। तो कहीं और मत दौड़िए, ठीक है। मैं यह कहूँगी, ऐसा नहीं कि आप मेरे ही चैनल पर देखिए, ठीक है। आपको जहाँ से अच्छा समझ में आए वहाँ पर अब आप दौड़िए मत। जहाँ भी आपको समझ में आता है वहीं पर पढ़िए, क्योंकि दौड़ने से आपके कंटेंट भी पूरे नहीं होंगे और आपका नंबर भी सारा कट जाएगा, ठीक है। दौड़िए मत, एक जगह स्थिर हो जाइए। जितना मिलेगा उतना आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो बेटा एक जगह स्थिर हो जाइए, अब दौड़ने का समय नहीं है, ठीक है। अब दौड़िए मत, एक जगह से काम करिए। चलिए हम लोग पढ़ेंगे रस। सबसे पहले रस पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत ही सरल शब्दों में, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ही सरल शब्दों में सरलता से आपको समझाऊंगी और ये वो करेगा, यहाँ पर कोई चांस नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं सभी कुछ आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। अब करुण रस देखिए, शोक, इसका स्थायी भाव शोक होता है, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। सभी चीज़ें जरूरी हैं, ठीक है, सभी जरूरी हैं। अगला करुण रस की परिभाषा, ठीक है। करुण रस की परिभाषा, जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है वह करुण रस कहलाता है। तो बेटा इसका अर्थ है, जैसे हमारा सबसे प्रिय है व्यक्ति, वह अगर कहीं चला जाता है या फिर बिछड़ जाता है, कहीं खो जाता है, तो उसके बिछड़ने से जो हमें दुख होता है वहाँ पर करुण रस होता है। और एक उसकी मृत्यु हो जाती है अगर, तो जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है, हम रोते हैं, शोक करते हैं, तो वह भी करुण रस है, ठीक है। तो यहाँ पर वही जो है परिभाषा यहाँ पर अपने शब्दों में यहाँ बताया गया है। आप इसको याद करके भी कर सकते हैं, ठीक है। पूरा परिभाषा याद कर लीजिए। उसके बाद चलिए उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। यही आपको करना है, एक ही करना है। तो एक तैयार कर लीजिए, चाहे करुण रस जो आपको सरल लगे, करुण रस सरल लगे करुण तैयार करिए, हास्य रस सरल लगे हास्य तैयार करिए। 2 ही रस आपके सिलेबस में है, ठीक है। आपके सिलेबस में 2 रस हैं जिनको आपको तैयार करना है। ना नकुर करने की जरूरत है भी नहीं और यहाँ कोई खास बात भी नहीं है, क्योंकि ना नुकुर करने से इसमें दोनों के दोनों पूछे जाएंगे, करुण भी हास्य भी, ठीक है। तो आप एक तैयार करके 2 नंबर ले लीजिए। अब एग्जाम्पल में यानी उदाहरण देखिए, अभी तो मुकुट बंधा था हाथ, अभी तो मुकुट बंधा था हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार।
ठीक है, इस उदाहरण को पढ़िए और याद करिए, पूरा का पूरा उदाहरण यही लिख डालिए। ठीक है, 1 नंबर इसके लिए मिलेगा, 1 नंबर परिभाषा के लिए आपको मिलेगा। अब चलिए हम हास्य रस की परिभाषा को देख लेते हैं। ठीक है, हास्य रस की परिभाषा को देखेंगे। किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण विचित्र आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातों अथवा चेष्टाओं आदि से हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है वह हास्य रस कहलाता है। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति या पदार्थ ऐसा हो कि उसको देखने के बाद ऑटोमेटिक हंसी आ जाए, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने ऐसा वस्त्र पहन रखा है, ऐसा यानी कि अद्भुत, ठीक है, अद्भुत, इतना अद्भुत वस्त्र पहन रखा है, उसको देखते ही मतलब हंसी आ जाए, जो भाव उत्पन्न होता है वह हास्य रस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिए। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है, आप लोग आसानी से याद कर सकते हो और एग्जाम में लिख सकते हो। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 8 का ख। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको नंबर इसी तरह से कॉपी में आपको इसी तरह से नंबर डाल के ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ऐसे ही लिखना है ताकि एग्जामिनर देखने के बाद खुश हो जाए। ठीक है, सोरठा छंद। ठीक है, छंद में सोरठा और रोला 2 छंद लिए गए हैं, आपके सिलेबस में हैं 2 छंद, और दोनों छंदों को मैं आपको इतनी आसानी के साथ समझा दूंगी कि आपको कहीं और वीडियो, कोई और कुछ भी देखने की, लाइव क्लास कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह वीडियो आपके इतने काम आने वाला है। ठीक है, बस इस वीडियो को देखते रहिए, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मेरे कहने का अर्थ है 6 नंबर आपको यहाँ से मैं दिला दूंगी। ठीक है, दोहे का उल्टा रूप सोरठा होता है। ठीक है, दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है, और सोरठा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11 मात्राएं। ध्यान से इसको पढ़ेंगे और एग्जाम में सभी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। ठीक है, क्योंकि परिभाषा तो पूछेगा ही, तो आपको लिखना पड़ेगा। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तुक विषम चरणों में ही होती है तथा सम चरणों के अंत में जगण नहीं होता है। सम चरणों के अंत में जगण नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देख लीजिए छंद का। नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सोमम उर्धाम, सदा धीर सागर नशयन। ठीक है, अब यह 4 जो चरण होते हैं, देखिए 4 चरण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मात्राएं, मैं आपको मात्रा भी लगाना बता देती हूँ। देखिए यह है आपका, यह गुरु कहलाता है। ठीक है, यह लघु कहलाता है। यह क्या कहलाता है? लघु। यह गुरु कहलाता है। इसको जान लिए आप। अब इसको 2 नंबर कहा जाता है, यानी यह जहाँ रहेगा वहाँ पर 2 नंबर गिना जाएगा। ठीक है, और यह जहाँ रहेगा वहाँ 1 नंबर गिना जाएगा। ठीक है, 1 नंबर, ध्यान दीजिएगा। यह जहाँ रहेगा यह वहाँ पर 2 नंबर गिना जाएगा, यह जहाँ रहेगा वहाँ 1 नंबर गिना जाएगा। ठीक है, तो चलिए, यह बड़ी मात्रा में क्या रहेगा? गुरु रहेगा, और छोटी मात्रा में लघु रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लगा है? नी में बड़ी मात्रा तो गुरु हुआ, उसके बाद ल में छोटा है लघु रहेगा, और स में लघु रहेगा, रो में बड़ी है तो आपका गुरु रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ छोटा है लघु लघु, उसके बाद गुरु लघु। इसी तरह से आप लोग यहाँ पर भी सारे मात्रा निकाल लेंगे। यहाँ देखिए 11 मात्राएं गिनने पर गिना दूँ आपको। 2, इसको गुरु को मैंने बताया 2 गिना जाएगा, लघु को 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मात्राएं हो गई। यहाँ पर देखिए 13 मात्राएं हो गई। तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं। तो पहला चरण यहाँ हुआ 11, तीसरा चरण यहाँ हुआ 11, तीसरा यहाँ 11, यहाँ दूसरा और चौथा में 13 मात्राएं। तो यह क्या हुआ? सोरठा हुआ।
जब ऐसे गिन लेंगे, एग्जाम्पल आप डाल देंगे। पहली बात तो ऐसा आपको अभी काम नहीं है ये सब करने का, सिर्फ आपको एग्जाम्पल अगर इस तरह से दर्शा देंगे तो फिर बहुत अच्छा रहेगा सारी चीज़ें। अगर नहीं भी आएगा तो आप इस तरह से लिख देंगे जैसे यहाँ है, तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से दर्शाएंगे तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा और सोचेगा कि बच्चा बहुत ही पढ़ने वाला है, सारी चीज़ें कितनी अच्छे से दिखा दिया है कि हाँ यहाँ देखिए 13 मात्राएं हैं, यहाँ 11 मात्राएं हैं, तो इम्प्रेशन कुछ ज़्यादा बनेगा, ठीक है। इसलिए अगर हो सके तो इस तरह से दर्शाइएगा। उसके बाद देखिए रोला छंद, 2 छंद हमारे सिलेबस में है, तो रोला छंद पढ़ेंगे। उसकी परिभाषा, रोला एक सममात्रिक छंद है। देखिए सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद था और रोला सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है, 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अभी भी देखिए हमने जो पढ़ा 11 और 13, 24 मात्राओं, अगर पूरा वह भी लिया जाता तो 24 मात्रा ही होगी। इसमें 24 मात्राएं होंगी, ठीक है, तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति विराम चिन्ह होती है। तो देखिए आइए मैं बता दूं यहाँ पर, यहाँ देखिए, हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है। यह आपका यति या विराम चिन्ह है, ठीक है, जो कामा लगा हुआ है यहाँ, यह यति या विराम चिन्ह है। हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जो बलवान है। इसमें देखिए 4 चरण हैं, 1 2 3 4 चरण होते हैं, ठीक है। उसके बाद निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, सुरक्षा साधन उसको प्राप्त हो चाहे नाना, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर 11 मात्राएं रहेंगी, यहाँ 13, यहाँ 11, यहाँ 13, यहाँ 11, यहाँ 13, यहाँ 11, यहाँ 13, और कुल मिलाकर 24 मात्राएं सभी में रहेंगी, ठीक है। देखिए यह देखिए यहाँ पर मात्राएं, ये आपका जहाँ पर मात्राएं लगी रहेंगी वहाँ गुरु होगा, और जहाँ पर छोटी मात्राएं रहेंगी वहाँ पर लघु होगा, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए 11 11 13 24 मात्राएं इसमें लगी हुई, यानी यह रोला छंद है, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह से दर्शाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं दर्शा पाएंगे तो फिर इस तरह से एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा, हो जाएगा। 2 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर देखिए हमारे अलंकार से प्रश्न पूछे जाते हैं 2 नंबर के, और ध्यान दीजिएगा बेटा, रोला और सोरठा में एक ही आपको करना है, ठीक है, चाहे रोला करेंगे चाहे सोरठा। तो एक चीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिए, वह आप लिख डालिएगा, ठीक है, पहचानने के लिए तो बाद में काम आएगा, अभी तो आपको सिर्फ लिखना है। तो एक चीज़ याद कर लीजिए, आप लिख लीजिएगा अच्छे से। अगला 8 का ग, ठीक है, 8वें प्रश्न का ग, अलंकार। तो अलंकार में हमारे जो 2 अलंकार होते हैं, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। तो यहाँ पर जो 10th में है वहाँ पर अर्था अलंकार दिया गया है, ठीक है। अर्था अलंकार आपके सिलेबस में है, जिसको कि आपको उसमें कई सारे अलंकार हैं, अर्था अलंकार के कई भेद हैं, मैं आपको बाद में समझाऊंगी। फिलहाल अभी जो इम्पोर्टेंट है उसको देखिए। तो इसमें 3 अलंकार जो हैं वह लिए गए हैं, ठीक है, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, ठीक है, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, यह 3 अलंकार लिए गए हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पर तीनों दिए हैं, लेकिन आप 2 तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसको वह सब आप लोग एक एक तैयार कर लेंगे, चाहे करुण रस तैयार कर लीजिए, चाहे हास्य एक तैयार कर लीजिए, और रोला और सोरठा में भी एक तैयार कर लीजिए, और आप अलंकार में 2 तैयार करिए, ठीक है, एक से काम नहीं बनेगा, ठीक है, 2 तैयार करना पड़ेगा। उपमा का परिभाषा देख लीजिएगा, जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म के आधार पर उसकी समानता की जाती है तब उपमा अलंकार होता है। तो परिभाषा तो मैंने यहाँ पर दे दिया है इस तरह से, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए पहले, जब किसी वस्तु का वर्णन उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु, तो प्रसिद्ध वस्तु क्या होती है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कर कमल के समान सुंदर है, ठीक है, तो कर कमल के समान सुंदर है, तो जो प्रसिद्ध चीज होती है वह उपमान होता है, ठीक है, जो प्रसिद्ध चीज होती है उपमान होता है। जैसे कमल, कमल देखिए प्रसिद्ध है, उसको पहचानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, तो कमल हो गया आपका उपमान। और उपमेय हो गया आपका हाथ, जिससे, ठीक है, उपमेय हो गया हाथ, और वाचक शब्द समान हो गया, और
साधारण धर्म सुंदर हो गया। ठीक है, इस तरह से चारों चीज़ें समझ में आ गई आपको। उसके बाद इसका उदाहरण जो है कर कमल के समान सुंदर है, तो इसमें देखिए समानता की गई है। ठीक है, जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें यह भी हैं, जैसे हाय सा सी से, यहाँ देखिए मैंने दिया हुआ है सम सा सी से, सरिस जैसे, इव समान, सदृश आदि शब्द जहाँ पर मिलेंगे वहाँ समझ जाइए कि आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। जैसे देखिए हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। ठीक है, और उसके बाद दूसरा तवा सम थी तपती वसुंधरा। देखिए दोनों में सी सम प्रयोग किया गया है, तो यह शब्द जो यहाँ दिया गया है, यह शब्द जहाँ प्रयोग हो तो आंख बंद करके आप उपमा अलंकार टिक कर दीजिए। जहाँ पर समानता बताई जाती है कि हाँ यह इसके जैसा है, कोमल के समान है, कोमल से सुंदर है। ठीक है, इस तरह से जहाँ पर प्रयोग किया जाता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, और रूपक अलंकार देख लेते हैं। जब उपमेय और उपमान में विभेद होते हुए भी दोनों में समता की जाए और उपमेय हो तो वहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है, दोनों में समता की जाए तो वहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है, जब उपमेय और उपमान दोनों में विभेद होते हुए भी, दोनों में अंतर होता है लेकिन कह दिया जाए कि हाँ यह वही चीज़ है। जैसे देखिए मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, तो चंद्र के जैसा खिलौना यहाँ पर नहीं लेगा। वो एक बच्चा है, वह बोलता है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, तो चंद्र खिलौना उसको चंद्र के जैसा नहीं चाहिए, यानी कि चंद्रमा ही खिलौना के रूप में चाहिए। ठीक है, चंद्रमा ही खिलौना के रूप में चाहिए, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा समानता का भाव उत्पन्न नहीं किया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। जैसे देखिए मेरा बेटा शेर है, देखिए मेरा बेटा शेर है, कहते नहीं है कि मेरा बेटा शेर है, तो शेर है, तो यहाँ पर ये तो कन्फर्म ही कह दिया, यानी कि अगर इसमें कोई जैसा तैसा, मेरा बेटा शेर के जैसा है, मेरा बेटा शेर की तरह है, ठीक है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। ठीक है, जैसा जब होगा, समता की जाती है, हाँ शेर यानी कि मेरा बेटा शेर के जैसा है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। लेकिन यहाँ पर मेरा बेटा शेर है, यहाँ कोई भी वो नहीं उत्पन्न किया गया है, यहाँ ठीक समानता दे दी गई कि मेरा बेटा शेर है, तो यह रूपक अलंकार होगा। ठीक है, जहाँ पर ऐसा होगा वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। फिलहाल आप लोग सिर्फ एग्जाम्पल पूछा जाएगा और परिभाषा, तो परिभाषा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। एग्जाम्पल मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, ठीक है, यह लिख देंगे, 2 नंबर ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जब उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इसमें प्रायः मनु, मनहु, मानव, मनव, जनु, जानव, कल्पना जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे याद कर लीजिएगा। पहचान भी अगर बताएगा तो पहचान आपको भी पहचान भी बता देना है। ठीक है, यहाँ देखिए उत्प्रेक्षा में पहचान क्या बताएंगे, मनु, मनहो, मानव, मनो, जानू, जनहो, यह सब शब्द जहाँ पर आएंगे वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, समझ जाइए। और उपमा में सा, सी, से, सम, सदृश, समान, यह सब भाव जहाँ पर आए, शब्द जहाँ पर आएगा वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। ठीक है, और रूपक अलंकार में जब किसी चीज़ को कन्फर्मली कह दिया जाएगा, जैसे कि मैं तो चंद्र खिलौना लूँ, चंद्र के जैसा वैसा खिलौना नहीं, सिर्फ चंद्र खिलौना ही लूँगा। ठीक है, इस तरह के जहाँ पर शब्द आएंगे वहाँ पर आप रूपक अलंकार टिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो उत्प्रेक्षा अलंकार है उसका एग्जाम्पल देख लीजिए। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर, आतप परयो प्रभात। यहाँ देखिए मनो, यहाँ मनो लग गया, यानी यह
उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अब देखिए, सिर फट गया वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। अब यहाँ देखिए मानो, तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, आप लोगों को तो यहाँ पर पहचानना नहीं है, सिर्फ लिखना है। तो जो आपको यह एग्जाम्पल अगर अच्छे से जल्दी से याद होता है यह लिख दीजिए, यह याद होता है यह दीजिए। ठीक है, मैंने आपको सरल सरल ही एग्जाम्पल सोचा है कि यहाँ पर आपको सरल एग्जाम्पल मिल जाए ताकि आप लोगों को याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से सभी नंबर के प्रश्न आपको सटीकली, यानी कि आपको और कहीं कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 6 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं आप लोगों को प्रत्यय, उपसर्ग और जो उसमें प्रश्न आते हैं सभी प्रश्न आपको दे दूंगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग वीडियो को देख लो, क्योंकि इस टाइम पे आप लोगों को इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है जो मैंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे और सभी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट, और आपको कुछ भी उसमें छांटने काटने की आवश्यकता नहीं है। अब जो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया है, ठीक है, इसमें आपको कुछ भी छांटने काटने की जरूरत नहीं, सीधे ले जाके छाप देना है। ठीक है, सीधे ले जाकर छाप दीजिए पेपर में। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सब के साथ। तो चलिए।